रात का समय और काव्या जंगल में पेड़ों के बीचों बीच किसी तरह का हवन करते हुए तांत्रिका काव्या की तरफ देखकर कहती है, बेटी, एक बार और सोच लो, जो तुम कर रही हो वो खतरे से खाली नहीं है। काव्या अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा था। उसका पूरा ध्यान हवन पर लगा हुआ था। आओ आओ लालकिनी, मुझ में समा जाओ। जो तुम्हें चाहिए था उसे पालो। बस कर दो मेरा एक काम, कर दो खत्म जिसने किया खत्म मेरे प्यार को। काव्या की इन बातों से मानो जंगल में आसमान में गरजते बादलों के बीच से एक कड़कती बिजली काव्या पर गिरती है। काव्या, बेटी काव्या, तुम ठीक तो हो ना? काव्या थोड़े समय के लिए खामोश रहती है, फिर वो पीछे मुड़कर तांत्रिका को देखती है और अपना हाथ तांत्रिका के पास लाती है। और जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करती है, तांत्रिका हवा में उड़ने लगती है। काव्या, बेटी नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी मदद की है। काव्या जैसे ही मुट्ठी बंद करती है, तांत्रिका किसी कद्दू की तरह फटकर मर जाती है। काव्या एक नया जन्म ले चुकी थी, एक अनोखी ताकत और भयानक रूप के साथ। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। अब ऑफिस जाने का समय हो चुका है। काव्या किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड निशांत उससे कहता है, अरे आज मेरा पहला दिन है, आज टिफिन देना जरूरी है क्या? क्या पता आज टाइम पर पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं। रिलैक्स निशांत, मानती हूँ तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिली है, मगर थोड़ी सांस तो लो। इस जॉब के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। रात रात भर बैठकर पढ़ाई की है मैंने। जल्दी से टिफिन पैक कर दो, मैं निकलता हूँ। काव्या निशांत को टिफिन पैक करके देती है। निशांत अपने ऑफिस पहुंचता है, तभी उसे मैनेजर अपने ऑफिस में बुलाती है। हाय मैम, आई एम निशांत झा। तुम्हारे नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फाइल्स लो और शाम तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। ओके मैम। निशांत फाइल्स को लेकर अपने डेस्क पर आ जाता है, जहां पर पहले से ही उसके नाम का लैपटॉप और माउस पड़ा हुआ था, एक नोट के साथ। निशांत उस नोट को पढ़ता है। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ दिस लैपटॉप एंड माउस। ये तुम्हारे एसेट्स नहीं हैं, कंपनी के हैं। अगर कुछ गुम हुआ तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। फ्रॉम HR, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। ऑफिस के दो लोग निशांत के पास आते हैं। हाय, मेरा नाम रजत है। और मेरा नाम अनीता है। मेरा नाम निशांत है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि हम आगे भी मिलकर साथ में रह पाएंगे। अभी तुमने हमें जाना ही कहा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई नया आता है तो उसे हमारे हिस्से का भी काम करना पड़ता है। रजत और अनीता अपने फाइल्स भी निशांत को दे देते हैं। हमारी फाइलों को अच्छे से प्रोसेस करना, बड़े बड़े क्लाइंट्स की फाइलें हैं। वो पहला दिन था जब निशांत को ऐसा लगा कि शायद उसकी मेहनत के फल की मिठास थोड़ी कम रह गई। आगे भी अनीता और रजत अपना छोटा मोटा काम निशांत से ही कराने लग गए। बेचारा निशांत मना करने से डरता था, क्योंकि वो उसके सीनियर्स थे। अरे, ये निशांत बहुत ही मेहनती इंसान है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमसे पहले आगे निकल जाएगा और टीम लीडर बन जाएगा। डायरेक्ट हमसे सीनियर। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। दिन खत्म होता है। निशांत अपने घर पहुंच जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ? जब से काम पर लगे हो, चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई है तुम्हारी। ये तो तुम्हारा ड्रीम जॉब था ना, तो खुश क्यों नहीं हो? निशांत काव्या को सारी बातें बताता है। तो जब तुम्हें तुम्हारे कलीग्स इतना परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ दो ना काम, कोई दूसरा ढूंढ लो। हाँ, तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें पता भी है कि कितनी मेहनत की है मैंने इस जॉब के लिए, और तुमने ऐसे ही बोल दिया कि काम छोड़ दो। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो कहीं और काम ढूंढ लो। अपना ज्ञान अपने पास रखो और थोड़ा कम बोला करो।
जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। तुम्हें क्या, तुम तो पूरे दिन बैठकर भूत प्रेत की किताबें पढ़ती रहती हो। निशांत और काव्या रात को झगड़ते हैं। निशांत सुबह उठकर बेकार मूड में ऑफिस जाता है। अपने डेस्क पर बैठकर काम शुरू करते वक्त वो देखता है कि उसका माउस गायब है। वो हर जगह माउस को ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी उसका माउस दिखाई नहीं देता है। गुम गया? कहाँ गुम गया? अब कहीं से भी ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी से पैसा कटेगा। मगर मुझे याद है, मैंने उसे अपने डेस्क पर ही रखा था। वो सब मुझे नहीं पता। और हाँ, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी खराब होते जा रहा है। कुछ सीखो अपने कलीग से, उनका काम इतना अच्छा है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम काम के वक्त सोते रहते हो। ध्यान दो निशांत, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। निशांत अपने डेस्क पर जाता है, तभी अनीता और रजत उसके पास आते हैं। क्या हुआ? माउस गुम गया क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वो मिलेगा। ध्यान से रखना चाहिए था ना माउस को। तुम्हारा थोड़ी था, कंपनी का था। अपना मानकर चल रहे थे क्या कि कहीं भी फेंक दिया? क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम लोगों ने ही मेरी कंप्लेन की है और मेरा माउस भी चुराया है। क्या तुम मुझे चोर कह रहे हो? और तुमने हमें गाली भी दी और चोरी का इल्जाम भी लगाया। क्या गाली दी? मैंने कब गाली दी तुम लोगों को? अनीता मगरमच्छ के आंसू रो रही थी और रजत निशांत पर गाली देने का आरोप लगा रहा था। ये बात मैनेजर तक पहुंच जाती है। मैनेजर निशांत को अपने कैबिन में बुलाती है। I can't tolerate you anymore. पहले माउस चुरा लिया, फिर अपने कलीग्स को गाली दी। निशांत, you are fired. निशांत को मैनेजर जॉब से निकाल देती है। निशांत को मानो झटका सा लग गया हो। वो घर पहुंचकर काव्या से बिना बात करे सीधा अपने रूम में चला जाता है। हार गया मैं जिंदगी से। क्या कर लिया इतने सालों की मेहनत करके, जब एक पल में सब उजड़ गया। अब क्या बचा है मेरे पास? जो बचा है उसे संभाल नहीं पाऊंगा, उसमें भी हार ही जाऊंगा। फिर अपने आप से कहूंगा, हार गया मैं जिंदगी से। जब काफी देर तक निशांत अपने कमरे से नहीं आता, तब काव्या उसके कमरे में जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। निशांत! नहीं, 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 नहीं। काव्या को निशांत मरे हुए हालत में मिलता है और उसके पास एक चिट्ठी भी रखी होती है जिसमें उसने सबके नाम लिखे होते हैं। काव्या कई दिनों से लालकनी नाम की किताब पढ़ रही थी, जिसमें कैद पिशाच लालकनी की कहानी और उसे छुड़ाने के रस्म लिखे होते हैं। काव्या किताब को लेकर जंगल की तांत्रिका से मिलती है। क्या तुम सच में लालकनी को छुड़ाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा उसे सौंपनी होगी। हाँ, मुझे पता है। काव्या लालकनी की ताकत पा लेती है। अब वो ऑफिस में जाती है जहां अनीता और रजत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अचानक से ऑफिस की लाइट बंद चालू होने लगती है। लाइट बंद हुई और जब चालू हुई तब काव्या उनके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और ये किस तरह का मजाक है? तुम लोगों के ताने सहता, भीड़ में भी अकेला रहता। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा, जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? उसने तुम्हारा दिया दुख दर्द जहर में मिलाकर पिया। अनीता, भागो भागो, ये कोई इंसान नहीं है। काव्या अपना हाथ ऊपर करती है और रजत को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। उसने जान नहीं दी, तुम लोगों ने मारा है उसे। काव्या अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और रजत के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। मौका देखकर अनीता मैनेजर के कैबिन में भागकर चली जाती है। मैम बचाओ बचाओ, उस निशांत की गर्लफ्रेंड हम सबको मार डालेगी, बचाओ। अरे ऐसे कैसे मार देगी? उसके बाप का राज है क्या जो मार देगी? मैम आप समझ नहीं रही हैं। काव्या अचानक से मैनेजर के पीछे खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ से उसका सर पकड़ लेती है। एक कुर्सी क्या मिल गई? खुद को महान समझ बैठी तुम। जो कोई तुम्हारे नीचे थे उनका क्या कोई मोल नहीं? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काव्या अपने दोनों हाथों से उसका सर दबा देती है
अनीता ऑफिस से बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर ऑफिस के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं वादा करती हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? ये तुम्हारा अंत है। काव्या अपना हाथ ऊपर करती है। अनीता आसमान में उड़ने लगती है। जैसे ही वो मुट्ठी बंद करने जाती है, उसे निशांत की आवाज आती है। नहीं, रुको काव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं मर रहा था तभी मुझे यह एहसास हुआ कि ये पैसा, ये काम, ये सब आखिर में मायने नहीं रखते हैं तो सिर्फ वो जिनसे तुम प्यार करते हो। मत जलो बदले की आग में। निशांत, निशांत, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हारे साथ मैं सूखी रोटी खाने के लिए भी तैयार थी। मुझे माफ कर दो और लोगों को मारना बंद करो। जाओ और फिर से जियो अपनी जिंदगी मेरे बिना। निशांत वहां से गायब हो जाता है। काव्या अनीता को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे। जंगल के पास सुनसान रास्ते पर एक अघोरी योग मुद्रा में बैठा था। उसके ठीक सामने सुधांशु खड़ा हुआ था। बोलो, क्या चाहते हो तुम? बाबा, मेरे 4 क्लासमेट जिन्होंने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरा और मेरी गरीबी का मजाक बनाया था, मुझे उन चारों से बदला लेना है। तो किस तरह बदला लेना चाहते हो तुम उनसे? आप कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं जो चाहे कर सकूं। लोना चमारिन, सिर्फ उसी की साधना से तुम वो सब कर पाओगे जो तुम चाहते हो। ये लोना चमारिन क्या है? लोना चमार जाति की एक ऐसी स्त्री थी जिसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। जहाँ एक कलुए को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं उस स्त्री ने अकेले ही पूरे 52 कलुओं को सिद्ध किया था। इसीलिए लोग उसे देवी के रूप में मानने लगे और अब उसको सिद्ध करके अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। फिर तो मैं उसे ही सिद्ध करूंगा। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अघोरी ने अब सुधांशु को पूरी विधि अच्छे से बताई और उसे पूरा करने का सुधांशु ने मन बना लिया। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आई। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। सुधांशु जंगली इलाके की ठंडी जमीन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। उसने सबसे पहले तेल का दिया जलाया, फिर एक बड़ी थाली में 3 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 7 तरह की मिठाइयाँ रखी। उसके बाद योग मुद्रा में बैठकर लोना चमारी के साबर मंत्र का जाप करने लगा। उसने काफी देर बैठकर साबर मंत्र पढ़ा और फिर उस थाली को उठाकर वहाँ से थोड़ा दूर ले गया। उसने अपने घर के पीछे बने खाली सुनसान मैदान में उस थाली को रख दिया और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पीछे से आवाज आई तो वो डर गया। हे भगवान, ये आवाज किसकी है? नहीं, विधि के अनुसार मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ाने लगा। कभी वही हंसने की आवाज आती तो कभी पाजेब की छम छम, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने घर पहुंच ही गया। इसी तरह उसने 21 रातों तक ये किया और आज उसके चेहरे पर एक अजब तरह की खुशी झलक रही थी। आज मेरी साधना की आखिरी रात है। आज के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने आज फिर से वही विधि की। साबर मंत्र को पढ़ने के बाद उसको अपने आसपास धुआं उठता हुआ नजर आया और अगले ही पल उस धुएं ने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया जिसके कपड़े बहुत तंग थे। उनमें से उसका गोरा मखमली चमकता हुआ शरीर बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रणाम लोना देवी। सुधांशु के प्रणाम के जवाब में उसने मुस्कुरा दिया और फिर जमीन पर बैठकर भोग में रखी गई चीजों को ग्रहण करने लगी। मैंने लोना चमारिन देवी को सिद्ध कर लिया है। अगले दिन रात के समय सृष्टि आराम से सो रही थी और उसकी बराबर में बैठा उसका पति रोनित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। क्या हो गया है मुझे? आज तो मुझसे प्रेजेंटेशन बनाई ही नहीं जा रही।
वो पूरा ध्यान अपने काम में लगाकर एक एक वर्ड को बड़े सोच समझ कर लिख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसको खिड़की के शीशे के उस पार किसी की छवि दिखाई देने लगी। वो एकदम से चौंक पड़ा और लैपटॉप साइड में रखकर बेड से उठा। इतनी रात को हमारी खिड़की पर कौन होगा? उसको अजीब भी लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। कौन है बाहर? उसने फटाक से खिड़की खोल दी, लेकिन तब उसे सामने कोई नजर नहीं आया। उसने सुकून की एक सांस ली। थैंक गॉड कोई नहीं है। और फिर झट से खिड़की बंद कर दी। लेकिन खिड़की के बंद होते ही उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये फिर से कैसे? उसको फिर से कांच पर वही छवि दिखाई देने लगी, पर इस बार वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से वो खिड़की खोले और वो उल्टे पैर पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और उसकी सांस रुक गई। कौन है? जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ लोना चमारी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। लोना चमारी मुस्कुराई और उसका शरीर नीला पड़ गया। आंखें लाल लाल चमकने लगी, जिसे देखकर रोनित बेहद डर गया। उसका शरीर कांप उठा और एक चीख उसके कंठ से निकली। उसकी आवाज सुनकर सृष्टि भी जाग उठी। अरे क्या हुआ रोनित? और जब उसने सामने लोना चमारी का भयानक रूप देखा तो उसका भी दिल दहल उठा। उन दोनों की चीख घर के बाहर तक गूंज गई और कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। सुधांशु अभी अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। पता नहीं लोना ने काम किया है या नहीं, देर तो काफी हो चुकी है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बज चुके थे। तभी उसके कमरे में अजीब सा धुआं उठने लगा और जमीन पर बहुत सारा पैसा आकर जमा हो गया। अरे वाह, इसका मतलब है कि लोना चमारी ने अपना काम कर दिया। वो इतनी सारी दौलत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने वही भोग में रखने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उसको अपने घर के पीछे वाले जंगल में रखने चला गया। अब इसे रखकर चला जाता हूँ, कल तो पूरे दिन शॉपिंग करने में निकालना है। वो अब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद उसको अपने पीछे से पायल की छम छम सुनाई देने लगी, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अगली सुबह पहले उसने ढेर सारी शॉपिंग की और उसके बाद उसने सोचा, एक बार रोनित के घर भी जाकर देख लेता हूँ कि क्या हाल है। लोना चमारी ने उन्हें कैसी मौत दी है, ये तो देखना ही चाहिए। ऐसा इरादा करके वो रोनित के घर चला गया। वहाँ उसके घर के आसपास काफी भीड़ जमा थी। अरे भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पर? बहुत अजीब घटना घटी है। रोनित और उसकी बीवी सृष्टि कल रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनकी तिजोरी भी खाली है। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि कोई आया और उन दोनों के साथ उनकी सारी दौलत भी ले गया और हम पड़ोसियों को कुछ पता ही नहीं चल सका। ये सुनकर सुधांशु अपने मन में सोचने लगा, अगर लोना चमारी ने उन दोनों को मारा नहीं तो कहाँ रखा होगा? उसके दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। उसने घर जाकर वापस से वही भोग लगाने वाली चीजें एक बड़ी थाली में रखी और उनको फिर से जंगल में रखाया। फिर उसने घर आकर काफी देर तक लोना चमारी का साबर मंत्र पढ़ा और वो उसके सामने प्रकट हो गई। कहो, आज क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बात सुनकर सुधांशु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छलक आई और उसने अपनी इच्छा जाहिर की। कुछ देर बाद नितिन और अन्वेषा अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा कि उनके बेड के नीचे कोई है और वो जोर जोर से बेड को पीट रहा है। वो दोनों चौंकते हुए जाग उठे। कौन है? धम-धम की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के नीचे बैठा ऊपर की तरफ हथौड़े बरसा रहा हो। उन दोनों ने हिम्मत की और एक साथ नीचे झुककर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है?
नीचे कोई तो है। फिर बेड को कौन पीट रहा था? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बोलूं? तभी उन दोनों के हाथों के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकी और वो लोग सन्न रह गए। उन दोनों ने एक साथ ऊपर नजरें उठाकर देखा तो लोना चमारी अपने भयानक अवतार में किसी छिपकली की तरह छत से चिपकी हुई थी, जिसकी जीभ से खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर उन दोनों का गला सूख गया। वो कुछ करते इससे पहले ही वो धम से उन दोनों के ऊपर आ गिरी। कुछ ही देर में उनके घर की सारी दौलत भी अब सुधांशु के पास आ गई। वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे चारों दोस्तों की दौलत तो मेरे पास आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में घूम रहा है कि लोना चमारी ने आखिर उनका किया क्या? तभी लोना चमारी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, अब जल्दी से मुझे अगला शिकार भी बता देना, देर मत करना। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने उन चारों का किया क्या? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम मुझे कल रात का काम जरूर बता देना। इतना कहकर वो गायब हो गई। अब तो मुझे किसी को मरवाना नहीं है और ना ही किसी की दौलत लूटनी है। अब तो बस हर रात लोना चमारिन देवी को भोग लगा दिया करूँगा। उसने रोजाना लोना चमारी देवी को भोग देना जारी रखा। कुछ दिन तक वो उसको नजर भी आई और अगला काम भी मांगती रही, लेकिन सुधांशु सिर्फ उसको भोग लगाता रहा। आज अमावस्या की रात है, आज की रात तुमको मेरे साथ चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो ले चलो, कहाँ चलना है? इतना कहते ही वो सुधांशु के करीब आ गई और कोई मंत्र पढ़ा। उनके चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया और जब धुआं छटा तो वो दोनों एक गुफा के अंदर थे। अरे हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? कौन सी जगह है ये? ये है कामरूप स्थल। इतना कहकर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। फिर सुधांशु को सामने दिखा कि उसके चारों दोस्त, जिनको वो मरा हुआ समझ रहा था, वो एक गोल घेरे के अंदर खड़े थे और पास ही एक ताबूत भी रखा था। वो लोग सुधांशु को वहाँ देखकर हैरान रह गए। सुधांशु, तू यहाँ कैसे? तुम लोग हैरान मत हो, मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम लोगों ने कॉलेज की एनुअल पार्टी में मेरी गरीबी का मजाक बनाया था ना, अब देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस कामरूप की देवी लोना चमारिन को सिद्ध किया। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ मारना चाहता था, फिर सोचा कि उससे मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गरीबी कैसे दूर होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारी दौलत भी मांग ली। ये सुनकर उन चारों को सुधांशु पर बहुत गुस्सा आने लगा। तुमने सिर्फ एक मजाक का हमसे इतना बुरा बदला ले लिया कि हमारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। ज्यादा मत बोलो तुम लोग। ये कहकर सुधांशु लोना से बोला, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? थोड़ा सब्र रखो, अभी पता चल जाएगा। ऐसा कहकर लोना ने अपने हाथ के इशारे से ही सामने रखे ताबूत का ढक्कन हटा दिया और उसके अंदर पड़ी एक और लोना को देखकर वो पांचों चौंक गए। ये क्या, एक और लोना? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। 200 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और मुझे मेरा शरीर छोड़ना पड़ा। जैसा कि तुमको पता है कि मैंने 52 कलुओं को सिद्ध किया था अपने शरीर में वापस जाकर फिर से जिंदा होने के लिए। मुझे सभी कलुओं को एक एक इंसान की बलि चढ़ानी थी, जिसमें से 4 कलुए रह गए थे। अब मैं तुम्हारे इन 4 दोस्तों की बलि उनको दे दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो, वो चिल्लाते रहे, लेकिन वो उस घेरे से बाहर नहीं आ सकते थे। लोना ने कोई मंत्र पढ़ा और 4 एक जैसे दिखने वाले कलुए वहाँ पर आ गए। उनके शरीर की बनावट इंसानों के जैसी ही थी, लेकिन उनके पूरे शरीर पर कोई बाल नहीं था। वो चारों कलुए उन चारों पर टूट पड़े और उनके सिरों को धड़ से अलग कर बड़े मजे से उनके मांस को खाने लगे। अब मैं अपने शरीर में वापस जा पाऊंगी और फिर से जीवित हो जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने सुधांशु को भी उसी घेरे में धक्का दे दिया
ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना सुधांशु, मैंने एक झूठ बोला था। 4 नहीं 5 कलवे रह गए थे। ये सुनकर सुधांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक कलुआ तेजी से वहां आया और सुधांशु पर झपट पड़ा। उसके ठीक बाद ही लोना चमारी की आत्मा धुआं बनकर अपने शरीर के अंदर समा गई और उसने सांस लेना शुरू कर दिया और ताबूत से बाहर निकल आई। अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी सारी शक्तियों के साथ।